रिक्शे वाले की बेटी बनी चलती फिरती 3 मंजिला ससुराल की बहू। सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। एक छोटे से पुराने 2 कमरों के घर में एक कोने में 11 साल की नन्ही अंजलि गहरी नींद में सो रही है। तभी मनोहर धीरे से उठता है और अपनी पुरानी ऑटो रिक्शा की चाबी उठाता है। वो अपनी सोती हुई बेटी की तरफ एक नजर देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अंजलि, मैं जा रहा हूँ रिक्शा चलाने, तुम बिटिया का ख्याल रखना। इतना कहकर मनोहर अपने घर के बाहर जाकर अपनी पुरानी ऑटो को स्टार्ट करता है। ऑटो की तेज फटफट की आवाज से अंजलि की नींद टूट जाती है। वो झटके से उठती है और नंगे पैर घर के दरवाजे की तरफ दौड़ती है। पापा, पापा रुकिए, प्लीज रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। मनोहर पीछे मुड़कर नहीं देखता और चला जाता है। अंजलि दरवाजे पर से देखती रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी माँ सुमन पीछे से आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ मेरी गुड़िया, तू इतनी सुबह क्यों उठ गई? माँ, आज भी पापा मुझसे मिले बिना चले गए। मुझे उनसे कितनी सारी बातें करनी थी। अरे बेटा, उदास क्यों होती है? शाम को जब वो लौटेंगे तब उनसे ढेर सारी बातें कर लेना। अभी चल स्कूल के लिए तैयार हो जा, वरना देर हो जाएगी। पापा हर बार ऐसे ही करते हैं माँ। मैं उनका कितना इंतजार करती हूँ और वो मुझसे बात किए बिना ही चले जाते हैं। क्या उन्हें मुझसे प्यार नहीं है? पगली, ऐसा क्यों बोल रही है? वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और माँ है ना तेरे साथ। आज मैं तुझे बहुत अच्छे से तैयार करूँगी। ऐसा कहकर सुमन अंजलि को घर के अंदर ले जाकर नहलाती है और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाकर घर की दहलीज पर बिठाकर लंबी चोटियां गूंथने लगती है। तभी अंजलि देखती है कि सामने वाली पड़ोसी के घर पर एक छोटी लड़की बैठी है। उसके पिता बड़े प्यार से उसके बालों में तेल लगा रहे हैं। ये देखकर अंजलि कहती है, माँ देखो ना, सोनू के पापा उसके बालों में तेल लगा रहे हैं। काश मेरे पापा भी मेरे पास होते। क्या मेरा भी ऐसा टाइम कभी आएगा? आएगा बेटा, जरूर आएगा। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। सुमन अंजलि को तैयार करके स्कूल छोड़ने पैदल ही जा रही होती है कि तभी अंजलि देखती है कि कुछ बच्चे अपने माता पिता दोनों का हाथ पकड़कर स्कूल जा रहे हैं। अंजलि खामोशी से ये सब देखती रहती है और मन ही मन सोचती है, काश पापा भी मुझे स्कूल छोड़ने आते तो मुझे बहुत खुशी होती। तभी स्कूल आ जाता है और सुमन अंजलि को स्कूल के गेट पर छोड़कर वापस घर आ जाती है। फिर दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी होती है तो अंजलि बाहर आकर देखती है कि सुमन गेट पर अकेली खड़ी है। अंजलि अपनी माँ से पूछती है, मम्मी, पापा नहीं आए? बेटा, पापा तो ऑटो चला रहे हैं, सवारियाँ बहुत है आज। तू घर चल, मैंने तेरे लिए तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाकर रखे हैं, खूब सारा मक्खन डालकर। इतना कहकर सुमन अंजलि का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगती है। चलते चलते अंजलि 2 बच्चों को देखती है कि एक बच्चा अपने पापा के कंधे पर बैठकर घूम रहा है और दूसरा अपने पापा की साइकिल पर। अंजलि घर पहुंचकर खाना खाती है और फिर घर की दहलीज पर बैठकर अपने पापा का इंतजार करती है कि तभी उसकी माँ सुमन, अरे बेटा, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर आओ, मेरे साथ बैठो। क्या तुम्हें अपना होमवर्क नहीं करना? नहीं मम्मा, मैं यही बैठूंगी। मैं पापा का इंतजार कर रही हूँ। कहीं पापा आए और मुझसे मिले बिना फिर से चले गए तो मैं यही बैठूंगी जब तक पापा नहीं आएंगे। पगली लड़की, कितना प्यार करती है अपने पापा से। वो तो रात को ही आएंगे बेटा, चल अंदर आ। अंजलि नहीं मानती, वहीं बैठी रहती है। तभी वो देखती है कि गली में कुछ बच्चे अपने पापा के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। ये देखकर अंजलि अपने आप से कहती है, पापा जल्दी आओ ना, मुझे भी आपके साथ ऐसे ही खेलना है। ऐसे ही वक्त बीतता है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। तभी सुमन फिर से बाहर आती है। बेटा, अब तो अंधेरा हो गया है, खाना खा ले, तुझे भूख लगी होगी। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे पापा के साथ ही खाना खाना है। अपने पापा का इंतजार करते करते अंजलि दहलीज पर ही सिर टिकाकर सो जाती है। सुमन उसे धीरे से गोद में उठाती है और बिस्तर पर लाकर सुला देती है। ऐसे ही समय बीतता है और ऑटो चलाने की वजह से अंजलि के पिता उसे मिल नहीं पाते और एक दिन रात के करीब 11 बजे अंजलि गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उसे ऑटो की आवाज आती है। ऑटो की आवाज सुनते ही अंजलि की नींद खुल जाती है। वो भागकर बाहर आकर देखती है कि उसके पिता आ चुके हैं। अंजलि दौड़कर अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पापा, पापा आ गए आप? अरे मेरी गुड़िया अभी तक जगी हुई है, हाँ? मनोहर अंजलि को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले आता है। मेरी गुड़िया अब तक सोई नहीं, हाँ? इतनी रात हो गई है बेटा, कल स्कूल भी तो जाना है। कैसे सो जाती पापा? आप तो सुबह बिना मिले चले जाते हो और रात को भी मेरे सोने के बाद आते हो। मुझे आपसे कितनी सारी बातें करनी होती है, आप मुझसे मिलते क्यों नहीं? बाकी बच्चों के पापा उनके साथ खेलते हैं, पार्क जाते हैं,
लेकिन आप तो मेरे साथ नहीं खेलते। बेटा मैं भी तेरे साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? तेरी स्कूल की फीस, घर का राशन, ये खाना, ये सब कैसे आएगा बेटा? तेरे अच्छे भविष्य के लिए मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना बेटू। पापा कितना अच्छा होता ना अगर हमारा चलता फिरता घर होता, जहाँ जहाँ आप जाते वहाँ वहाँ मैं भी आपके साथ रहती। हाँ बेटा, सचमुच बहुत अच्छा होता। पापा देखना, मैं बड़ी होकर खूब पढ़ूंगी और बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। फिर मैं आपके लिए और मम्मी के लिए एक चलता फिरता घर बनाऊंगी, 3 मंजिल का घर। आप जहाँ भी काम पर जाओगे हमारा घर भी आपके साथ चलेगा। हम सब हमेशा साथ रहेंगे और आपको कभी हमसे दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पगली कहीं की, ऐसा कहीं होता है क्या? चलता फिरता घर आज तक कभी बना है क्या? आज तक ऐसा घर नहीं बना, लेकिन मैं ऐसा घर बनाऊंगी। ये सुनकर मनोहर और सुमन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। समय का पहिया घूमता है और यही सपना लिए अंजलि बड़ी हो जाती है और अब वो कॉलेज में दाखिला ले लेती है। उसके पिता मनोहर अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज भी अपनी पुरानी रिक्शा से ही घर चलाते हैं और अंजलि अब भी उनसे अक्सर नहीं मिल पाती। ऐसे ही एक दिन अंजलि कॉलेज के लिए निकल रही होती है कि तभी देखती है कि उसके पापा सो रहे होते हैं। अंजलि अपने पापा के पास जाकर बैठती है और कहती है, पापा, मुझे अपना सपना अभी याद है। मैं आपके लिए चलता फिरता घर बनाऊंगी ताकि आपसे रोज मिल सकूं। पास खड़ी सुमन ये सुनकर कहती है, बेटा, सिर्फ अपने पापा के ही साथ रहोगी, मेरे साथ नहीं? अरे माँ, मैं तो हमेशा ही आपके साथ रहती हूँ। आपके साथ रहकर ही मेरा बचपन बीता है। बस अगर नहीं रह पाई तो पापा के साथ, इसीलिए मुझे पापा के साथ रहना है। इतना कहकर अंजलि अपना बैग उठाकर अपनी माँ से कहती है, ठीक है माँ, आज मुझे अपनी फाइल भी जमा करनी है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर अंजलि अपना प्रोजेक्ट लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज पहुंचकर क्लासरूम में बैठ जाती है। जिसके बाद क्लास स्टार्ट होती है। फिर प्रोफेसर खन्ना अंजलि से कहते हैं, अंजलि ये क्या है? मैंने दुनिया बदलने का कॉन्सेप्ट मांगा था और तुम ये क्या कोई खिलौना बनाकर लाई हो? एक घर जिसमें पहिए लगे हैं, भला इससे दुनिया कैसे बदलेगी? सर, ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक चलता फिरता 3 मंजिला घर है। ये उन लाखों लोगों के लिए है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए महीनों और सालों तक अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। इस घर के जरिए काम और परिवार कभी अलग नहीं होंगे। आप जहाँ भी काम पर जाएंगे, आपका घर और आपकी दुनिया आपके साथ चलेगी। क्या बकवास है? तुम कहना चाहती हो कि सड़कों पर घर घूमेंगे? अगर घर सड़कों पर घूम रहे होंगे तो फिर गाड़ियां कहाँ चलेंगी? आसमान में? ये पूरी तरह फालतू आइडिया है। ये सुनकर पूरी क्लास अंजलि पर हंसने लगती है, लेकिन अंजलि निराश नहीं होती, बल्कि वो मन ही मन सोचती है, सर, आज आप भले ही हंस रहे हो, लेकिन एक दिन ये सपना जरूर पूरा होगा। ये सपना सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये मेरे पापा के लिए है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमसे दूर रहकर हमें पालने में लगा दी। मैं उनके लिए ये करके रहूंगी। अपनी इस बकवास थ्योरी को बाहर ले जाओ अंजलि। मुझे इस पर कोई ग्रेड नहीं देना। नेक्स्ट। प्रोफेसर के ऐसा कहने पर अंजलि अपना मॉडल उठाकर क्लास से बाहर निकलकर कॉरिडोर में खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है कि एक लड़का चोरी छिपे डीन के कमरे में घुस रहा है। अंजलि ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद डीन बाहर आकर कमरे को बाहर से ताला लगा देते हैं और वो लड़का अंदर ही बंद हो जाता है। ये देखकर अंजलि मन ही मन सोचती है, अरे, वो लड़का तो अंदर ही रह गया। डीन सर ने तो ताला लगा दिया है, अब वो बाहर कैसे आएगा? तभी वो देखती है कि वो लड़का परेशान होकर खिड़की से हाथ हिला रहा होता है। हे भगवान, कॉलेज में तो आज के बाद 4 दिन की छुट्टियां हैं। अगर ये बाहर नहीं निकला तो ये अंदर ही फंस जाएगा। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। ये सोचकर अंजलि वहीं खड़ी रहती है और फिर जैसे ही कॉरिडोर खाली होता है, अंजलि डीन के ऑफिस में पहुंचती है। इधर उधर देखती है और एक भारी पत्थर उठाकर ताले पर मारती है। 2-3 कोशिशों के बाद ताला टूट जाता है और राज झटके से दरवाजा खोलकर बाहर आता है और कहता है, ओ भाई, थैंक गॉड, तुमने मुझे बचा लिया यार, वरना तो आज मैं गया था। अंजलि वहां से जाने लगती है कि तभी राज कहता है, अरे अरे, जाने से पहले मुझे अपना नाम तो बता दो। मैं जा रही हूँ। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देख लिया तो मैं फालतू में फंस जाऊंगी। अरे रुको तो, कम से कम थैंक यू तो बोलने दो। कोई थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस दोबारा ऐसी मुसीबत में मत पड़ना। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। राज उसे जाते हुए देखता रह जाता है। फिर अंजलि घर पहुंचती है और अपनी माँ को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है
और कॉलेज में जो कुछ हुआ उसके बारे में भी बताती है। ये सुनकर सुमन कहती है, बेटा, मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि कॉलेज में सब तुझ पर हंस रहे थे। हंसने दो माँ, जिस दिन मैं अपना ये प्रोजेक्ट रेडी करूंगी उस दिन सभी मेरे लिए तालियां बजाएंगे। ऐसे ही फिर कॉलेज में छुट्टियां हो जाती हैं और देखते ही देखते छुट्टियां खत्म भी हो जाती हैं। कॉलेज दोबारा खुलता है। अंजलि लाइब्रेरी में बैठी कुछ किताबें ढूंढ रही होती है। तभी वहां राज अपने दोस्त को ढूंढते हुए आता है और उसको देखकर, अबे साले, मैंने पूरा कॉलेज छान मारा और तू यहाँ बैठा है। ओए मिस्टर राज, ये लाइब्रेरी है, मछली बाजार नहीं। अगर बकवास करनी है तो बाहर जाओ, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। अरे तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ आराम से पढ़ रही हो। शांत हो जाओ, यहाँ शोर मत मचाओ वरना तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम बाहर चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे ना बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। राज जबरदस्ती अंजलि को लाइब्रेरी से बाहर कॉलेज के गार्डन में ले आता है। फिर वहां दोनों बैठते हैं और राज अंजलि से कहता है, हे सीरियसली थैंक यू सो मच। उस दिन तुमने मुझे नहीं निकाला होता ना तो आज मेरा क्या होता मैं सोच भी नहीं सकता। कोई बात नहीं। वैसे तुम उस दिन वहाँ कर क्या रहे थे? वो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट अंदर रह गया था। वो बेचारा डर रहा था तो मैंने सोचा मैं निकाल लाता हूँ, पर किस्मत खराब थी। बाय द वे, माय नेम इज राज। तुम बहुत अजीब हो। खैर अब मैं चलती हूँ। अरे रुको, अपना नाम तो बताती जाओ। अंजलि बिना नाम बताए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और एक दोपहर अंजलि कॉलेज की कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है। तभी वहाँ राज भी पहुँच जाता है और अंजलि को देखकर कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये तीसरी बार है जब मैं इस कॉलेज में आया हूँ और तीनों बार तुमसे मुलाकात हो गई, जबकि मैं इस कॉलेज में पढ़ता भी नहीं हूँ। तुम इस कॉलेज में नहीं पढ़ते तो फिर यहाँ रोज क्या करने आते हो? शायद यूनिवर्स हमें मिलाने की कोशिश कर रहा है बॉस। तुमने वो थ्योरी नहीं पढ़ी, जब यूनिवर्स 2 लोगों को कनेक्ट करना चाहता है तो वो उन्हें बार बार आमने सामने लाता है। मुझे लगता है कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। तुम क्या कहती हो? तुम बातें तो बहुत फिल्मी करते हो, पर ठीक है, सिर्फ दोस्ती, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मंजूर है। चलो अब कॉफी पीते पीते एक दूसरे के बारे में और जानते हैं। दोनों कैंटीन में जाकर बैठते हैं और साथ में कॉफी पीते हुए राज के पूछने पर अंजलि अपने बारे में सारी बातें बताती है और कहती है, यही मेरा सपना है राज, कि मैं एक ऐसा घर बनाऊं जिसमें मैं अपने परिवार वालों के साथ रह सकूं। हे, तुम्हारा सपना बहुत यूनिक है अंजलि। सीरियसली, लोग अक्सर महलों के सपने देखते हैं यार। तुम एक चलते फिरते घर का सपना देख रही हो और ये बहुत यूनिक है। क्योंकि मेरे पापा ने पूरी जिंदगी सिर्फ रिक्शा चलाई है राज। वो घर से दूर रहते हैं ताकि हम घर के अंदर रह सके। मैं उस दूरी को खत्म करना चाहती हूँ। खैर अब तुम अपने बारे में बताओ। जैसे ही राज अपने बारे में कुछ बताने वाला होता है उसके फोन की घंटी बजती है। राज कहता है, सॉरी अंजलि, मुझे ना अभी निकलना होगा। वो दरअसल माँ का फोन है, कुछ जरूरी काम है, सो हम बाद में मिलते हैं। इतना कहकर राज वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शाम को अंजलि कॉलेज से पैदल घर लौट रही होती है कि तभी उसके बगल से एक बड़ी सी आलीशान वैनिटी वैन गुजरती है और अचानक वैन रुकती है और पीछे से राज की आवाज आती है, हेलो अंजलि, कहाँ जा रही हो? राज, तुम यहाँ कैसे आए? आसमान से टपका समझ लो। अरे उस दिन हमारी बातें अधूरी रह गई थी यार, सोचा आज पूरी कर लूं। ठीक है राज, चलो हम पैदल चलते हुए बातें करते हैं। फिर राज और अंजलि पैदल चलते हुए बातें करने लगते हैं। अंजलि उसे फिर से एक बार अपने सपने के बारे में बताती है। ये सुनकर राज कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस ना, तुम्हारा सपना है चलता फिरता घर बनाना और मैं ऐसे ही एक घर में रह रहा हूँ, मतलब एक वैनिटी वैन में। क्या सच में? राज अपने बारे में बताने वाला ही होता है कि तभी अंजलि की माँ का फोन आ जाता है। अंजलि जैसे ही कॉल रिसीव करती है, उसकी माँ, अंजलि जल्दी घर आ जा, तेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर अंजलि के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराकर राज को सारी बातें बता देती है। फिर राज अंजलि के साथ जल्दी से उसके घर पहुंचता है, जहां अंजलि देखती है कि उसके पिता के पैरों में पट्टी बंधी हुई है। ये देखकर अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ क्या हुआ? पिताजी को ये चोट कैसे लगी? बेटा, एक कार वाला तेरे पिताजी को ठोक कर चला गया। माँ, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं ना, पैसा आने के बाद वो इंसान को इंसान समझना ही छोड़ देते हैं। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा धक्का लग गया है। लेकिन पिताजी आपको तो... वो सब छोड़,
ये बता अंजलि, ये कौन है? माँ, ये राज है, मेरा दोस्त। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुमन राज के लिए चाय पानी का इंतजाम करती है और राज वहीं बैठकर मनोहर की हालत और घर की तंगी देखकर महसूस करता है कि अंजलि के उस अजीब सपने के पीछे कितना गहरा दर्द और जिम्मेदारी छिपी है। थोड़ी देर के बाद राज अपने घर वापस आ जाता है और अगली सुबह वो काफी खोया खोया सा खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहा होता है। तभी राज की माँ आकर राज से कहती है, राज बेटा, तुम कल रात बहुत देर से आए और आज सुबह से इतने खामोश क्यों हो? क्या बात है? मम्मी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मम्मी, मैं एक लड़की से मिला हूँ, उसका नाम अंजलि है। इतना कहकर राज अपनी माँ को अंजलि से मुलाकात के बारे में हर बात बताता है और कहता है, मम्मी वो बहुत अच्छी है, बहुत जिम्मेदार और सुलझी हुई, लेकिन वो किसी अमीर खानदान से नहीं है। उसके पापा एक रिक्शा चालक हैं और कल उनका एक्सीडेंट हो गया था। जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि वो लोग कितनी तंगी में रह रहे हैं, फिर भी उनके बीच कितना प्यार है। मम्मी, अंजलि का एक सपना है, एक चलता फिरता 3 मंजिला घर बनाने का, ताकि वो अपने माता पिता के साथ हमेशा रह सके। ये सारी बातें राज के पिता भी पीछे खड़े होकर सुन लेते हैं और कहते हैं, लेकिन बेटे, तुमने उस लड़की से मिलकर इतनी जल्दी शादी का फैसला कर लिया? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी पत्नी बनने के काबिल है? पापा, आखिर में आपका ही बेटा हूं ना। मैंने लोगों की पहचान आपसे ही करना सीखा है और मैं जानता हूं कि अंजलि बिल्कुल वैसी है जैसी मेरी पत्नी को होना चाहिए। और आप खुद सोचिए पापा, जिस लड़की का सपना उसके माता पिता के लिए चलता फिरता घर बनाने का हो, वो लड़की कितनी भावुक होगी। मुझे लगता है राज सही कह रहा है। आजकल ऐसी संस्कारी और माँ बाप का सोचने वाली लड़कियाँ कहाँ मिलती है। हमें एक बार जाकर उससे मिलना चाहिए। तो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो हम कल ही उनके घर चलेंगे रिश्ते की बात करने। फिर अगले दिन राज अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ अंजलि के घर पहुंचता है। अंजलि दरवाजा खोलते ही हैरान होकर देखने लगती है। राज, तुम? और ये सब? अंजलि घबराओ मत, ये मेरे मम्मी पापा हैं और ये मेरी बहन नेहा। राज अपने माता पिता के साथ घर के अंदर आता है। फिर राज की माँ अंजलि के माता पिता से शादी की बात करती है और ये सुनकर मनोहर कहता है, आप लोग तो इतने बड़े लोग हैं, भला हम गरीब आपसे रिश्ता कैसे कर सकते हैं? मनोहर जी, आप खुद को गरीब मत कहिए। आपने जिस बेटी की परवरिश की है वो अनमोल है। मेरा बेटा राज आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है। आप अंजलि का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दीजिए बस। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अंजलि बीच में ही बात काटते हुए कहती है, रुकिए, आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कमाऊँ और अपने माता पिता के लिए घर बनाऊँ। मैं ऐशो आराम के लिए शादी नहीं कर सकती। अगर मैं शादी करके चली गई तो मेरे माँ पापा का ख्याल कौन रखेगा? बेटी, मेरी बात सुन। मेरी ऐसी हालत हो गई है कि अब मैं रिक्शा नहीं चला सकता। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तेरी शादी किसी अच्छे घर में कर सकूं। जब तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर आया है तो इसे मना मत कर बेटा। पर पापा, आपको पता है ना कि मैं आप लोगों से इतनी जल्दी दूर नहीं जाना चाहती। देख बेटी, बात मत काट मेरी। राज बहुत अच्छा लड़का है। तू हमारी चिंता छोड़, हम मर थोड़े न रहें। तू खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। मेरी आखिरी इच्छा समझकर ये रिश्ता मान ले बेटा। ये सुनकर अंजलि की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो राज की तरफ देखती है जिसकी आंखों में ईमानदारी थी। फिर अंजलि रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और फिर कुछ ही हफ्तों में धूमधाम से अंजलि और राज की शादी करवा दी जाती है। लेकिन शादी करने के बाद वो लोग वहीं खड़े रहते हैं। ये देखकर अंजलि कहती है, राज, हम कहीं जा क्यों नहीं रहे, यहीं क्यों खड़े हैं? इसलिए कि मेरे पास चलता फिरता घर है। हम घर के पास चलकर नहीं जाएंगे, घर हमारे पास चलकर आएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो राज? घर भला हमारे पास चलकर कैसे आ सकता है? अरे भूल गई तुम? मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारे पास एक चलती फिरती वैनिटी वैन है। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि दूर से हॉर्न की आवाज आती है और एक विशाल 3 मंजिला वैनिटी वैन जो किसी महल जैसी दिख रही थी वहां आकर रुकी। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसा अंजलि ने बचपन में सोचा था। तभी राज कहता है, यही हमारा घर है अंजलि, चलो अब कलश गिराओ और गृह प्रवेश करो। फिर अंजलि कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और अपना पहला कदम उस चलते फिरते ससुराल में रखकर अंदर आती है, अंदर जाती है। तभी नेहा अंजलि का हाथ पकड़कर बोलती है,
आइए भाभी, मैं आपको आपका सपनों का महल दिखाती हूँ। नेहा अंजलि को वैन के अंदर ले जाती है, जहाँ पहली मंजिल पर एक आलीशान लिविंग रूम और अत्याधुनिक किचन था, और दूसरी मंजिल पर बेडरूम और एक छोटा सा लाइब्रेरी एरिया, और फिर तीसरी मंजिल पर जो सबसे अद्भुत थी, वहाँ एक खुला डेक और एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था। ये सब देखकर अंजलि हैरान होते हुए कहती है, नेहा, ये तो सचमुच जादुई है। मैंने तो बस कल्पना की थी, पर ये तो हकीकत से भी सुंदर है। पूरा घर घूमने के बाद अंजलि हॉल में आकर अपने सास ससुर के साथ बैठती है। तब प्रताप कहता है, बहू, अब बताओ कि तुम्हें अपना ये चलता फिरता 3 मंजिला ससुराल कैसा लगा? पापा जी, ये बहुत अच्छा है। इसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, और ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। हम इसे कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। काश मेरे पास भी ऐसी वैन होती, तो मैं अपने पापा से दूर कभी नहीं रहती। बहू, अब हम भी तो तुम्हारा ही परिवार हैं। जाओ जल्दी से अपनी पहली रसोई पूरी करो। हम लोग आज ही अपने इस चलते फिरते घर से फैमिली ट्रिप पर निकल रहे हैं। इतना सुनकर अंजलि किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि फ्रिज में कोई सब्जी ही नहीं थी। ये देखकर अंजलि अपनी सास के पास जाती है और कहती है, सासू माँ, रसोई में तो कोई भी सब्जी नहीं है। हमें बाजार से सब्जियाँ लानी होगी। अरे बहू, तुम भूल गई, तुम चलते फिरते ससुराल में हो। सब्जियाँ बाजार से नहीं, बाजार हमारे पास आएगा। निर्मला ड्राइवर को आवाज देकर गाड़ी को पास वाली सब्जी मंडी की तरफ मोड़ देने को कहती है, जिसके बाद वैन धीरे धीरे सब्जी मंडी की तरफ मुड़ी और सब्जी मंडी पहुंचकर वैन की बड़ी खिड़की खुलती है। सब्जी वाला सीधे वैन के पास आ जाता है। फिर निर्मला वहीं बैठे बैठे ताजी सब्जियां खरीद लेती है। अंजलि ये सब देखकर बोल पड़ती है, अरे वाह सासू माँ, ये तो कमाल है। आपको घर से निकलकर मंडी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ बहू, जब से ये चलता फिरता घर बना है, मैंने कभी पैदल जाकर सब्जी नहीं खरीदी। अब तुम जाओ और हमारे लिए कुछ अच्छा बनाओ। फिर अंजलि सब्जियां लेकर किचन में जाती है और बड़े प्यार से खाना बनाती है। फिर डाइनिंग एरिया में सभी के लिए खाना लगाती है और फिर प्रताप खाना खाकर कहता है, वाह बहू वाह, तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद तो भाई लाजवाब है। भाभी, लगता है आप हमारा दिल जीतने ही आई है। भैया, आप बहुत लकी हो। हाँ नेहा, जैसे मेरा दिल जीता। तभी तो ये रिक्शे वाले की बेटी आज इस 3 मंजिला चलते फिरते ससुराल की बहू बनी है। चलो, इसी खुशी में हमें एक लंबी ट्रिप पर लेकर चलिए। इसी बहाने बहू का भी घूमना फिरना हो जाएगा। ये सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और थोड़ी देर के बाद गाड़ी हाईवे पर दौड़ने लगती है। शाम का समय था। राज और अंजलि वैन की तीसरी मंजिल पर स्विमिंग पूल के पास बने रूम में जाकर अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं और फिर दोनों स्विमिंग पूल में नहाते हुए मॉकटेल और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। तभी राज कहता है, कैसा लग रहा है अंजलि? तुम्हारे गालों पर ये ठंडी हवा का एहसास कैसा है? राज, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रही हूँ, जैसे प्यार से किसी ने मेरे गालों पर हाथ फेरा हो। तभी अंजलि अचानक उदास हो जाती है और ये देखकर राज कहता है, क्या हुआ अंजलि? अचानक तुम्हारे चेहरे की हंसी कहाँ गायब हो गई? कुछ नहीं राज, बस ऐसे ही मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अंजलि स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है और कमरे में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करके नीचे चली आती है। ऐसे ही रात होती है और फिर रात को अंजलि अपने कमरे में बैठी खिड़की के बाहर अंधेरी सड़क को चुपचाप देख रही होती है। उसे यूं खोया हुआ देखकर राज उससे कहता है, हे क्या सोच रही हो अंजलि? राज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चलते फिरते घर से सड़क और इस रात की चांदनी को देखना इतना खूबसूरत हो सकता है। अंजलि, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी तुम्हें ये नजारे और भी खूबसूरत लगते जाएंगे। बस तुम देखती जाओ। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन अंजलि की सास, ससुर और ननद छत पर स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। उसी समय अंजलि अपने कमरे में बैठकर अपने पति का हाथ पकड़कर उससे बातें कर रही होती है। क्या देख रहे हो राज? कुछ नहीं अंजलि, बस तुम्हारी आंखें देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बाहर का नजारा ज्यादा खूबसूरत है या फिर तुम्हारी आंखें। क्या? कुछ भी। अभी भी लाइन मार रहे हो मुझ पर? अब तो मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी हूँ। अरे तो पत्नी बन गई हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें अपना प्यार जताना छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, बड़े आए हीरो बनने वाले। वो तो मैंने अपने पापा के समझाने पर शादी के लिए तैयार हो गई। अंजलि अपने पापा का नाम लेते ही फिर उदास हो जाती है। ये देखकर राज कहता है, क्या हुआ अंजलि, तुम हंसते हंसते फिर उदास हो गई? कुछ नहीं राज, बस मुझे नींद आ रही है। ऐसा कहकर अंजलि सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो गाड़ी एक झील के किनारे रुकी हुई थी। बाहर का नजारा बहुत सुंदर था। सुबह की पहली किरण पानी पर नाच रही थी। अंजलि हॉल में आकर देखती है उसके ससुर खिड़की से मछली खरीद रहे थे।
ये देखकर अंजलि कहती है, अच्छा तो पापा जी आज आप मछली खरीद रहे हैं, इसका मतलब है आज मछली बनेगी। हाँ बेटा, और आज मछली मैं और नेहा मिलकर बनाएंगे। इतना कहकर प्रताप और नेहा रसोई में जाकर फिश करी बनाने लगते हैं। प्रताप और नेहा साथ में बहुत हंसते मस्ती करके खाना बना रहे होते हैं। रसोई के दरवाजे पर खड़ी अंजलि ये सब देख रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद फिश करी को डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए प्रताप कहता है, लो बहू, ये फिश खाकर बताओ कैसी बनी है। अंजलि फिश करी खाकर तारीफ करते हुए कहती है, जी पापा जी बहुत अच्छी बनी है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी निर्मला देखती है कि अंजलि बहुत उदास है। निर्मला उससे कहती है, क्या हुआ बहू, तुम खुश नहीं हो क्या? निर्मला, बहू अभी अभी अपने माता पिता से दूर हुई है, याद तो आएगी ही ना। मुझे माफ कीजिएगा, मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। इतना कहकर अंजलि फिर से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन अब सभी लोग अंजलि के इस उदासी भरे व्यवहार का कारण समझ जाते हैं। और फिर अगले दिन अंजलि सोकर उठती है तो देखती है कि घर में कोई नहीं है। वो घर में हर जगह ढूंढती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अंजलि परेशान होकर दरवाजे की तरफ जाती है, तभी राज अंदर आता है। अंजलि राज को देखकर कहती है, अरे राज, आप सभी लोग कहाँ चले गए थे? मैं कब से आप लोगों को ढूंढ रही थी, घर पर कोई भी नहीं था। अरे अंजलि, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रुको, मैं तुम्हारी आंखें बंद कर देता हूँ ताकि सरप्राइज देने में मुझे मजा आए। इतना कहकर राज अपनी जेब से रुमाल निकालकर अंजलि की आंखों पर बांध देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वैनिटी से नीचे की तरफ लेकर जाता है और कहता है, सो अंजलि, तुम अपने सरप्राइज के लिए रेडी हो ना? हाँ बाबा, मैं रेडी हूँ, जल्दी करो। सो 1 2 3 सरप्राइज। ऐसा कहकर राज अंजलि की आंखों से रुमाल हटा देता है। अंजलि देखती है कि उसके माँ बाप अपने बैग सहित वहां पर खड़े हैं। ये देखकर अंजलि चौंक जाती है लेकिन बहुत खुश भी होती है। वो दौड़कर अपने माता पिता को गले लगा लेती है और कहती है, पापा, मम्मी, आप लोग यहाँ? हाँ बेटा, दामाद जी और समधी जी ने कहा कि अब हमें अलग रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप लोग इन्हें यहाँ लेकर आए हैं? हाँ अंजलि, तुमने कहा था ना कि तुम एक ऐसा घर बनाना चाहती हो जहाँ तुम्हारे पापा काम पर जाएं तो घर भी साथ चले। तो देखो ना, अब ये घर तुम्हारी दुनिया है। अब अंकल और आंटी हमारे साथ इसी 3 मंजिला ससुराल में रहेंगे। अब कोई दूरी नहीं होगी। लेकिन राज, वो सपना तो मेरा था और उसे मैं पूरा करना चाहती थी। देखो अंजलि, अब तुम और मैं अलग अलग नहीं हैं। जब तुम मेरे माता पिता के साथ रह सकती हो तो मैं भी तो तुम्हारे माता पिता के साथ रह सकता हूँ ना। तुम मेरे जीवन में खुशियां बनकर आई हो अंजलि, और तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारा ये फैसला कि आज के बाद हम सब साथ मिलकर रहेंगे। राज, आपने मेरा वो बचपन का वादा सच कर दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा चलता फिरता घर का सपना आज पूरा हो गया। बहू, आज से ये घर सिर्फ राज का नहीं, हम सबका है। मनोहर जी, अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रिक्शा वाले की बेटी ऐसे 3 मंजिला चलते फिरते ससुराल की रानी बनेगी। मम्मी, पापा, आप माँ और पिताजी को लेकर अंदर चलिए, तब तक मैं सामान उठाकर अंदर लेकर आता हूँ। राज के ऐसा कहने पर प्रताप सभी को लेकर अंदर जाता है और पीछे से राज सारा सामान लाकर उनके कमरे में शिफ्ट कर देता है। फिर अंजलि अपने माता पिता को सारी वैनिटी वैन घुमाती है। ये सब देखकर अंजलि की माँ खुश होते हुए कहती है, सचमुच बेटा, तेरा ये सपनों का घर तो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से बाहर का नजारा भी कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लगता है कि हम किसी जादू की नगरी में आ गए हैं। मनोहर ऐसा कह ही रहा था कि तभी वहीं खड़ी नेहा कहती है, अभी तो आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। अब हम सब मिलकर एक लंबी फैमिली ट्रिप पर चलेंगे। हाँ भाई साहब, बहन जी, नेहा सही कहती है। हमारा ये जो 3 मंजिला वैनिटी वैन का घर है, ये इसीलिए तो है ताकि हम साथ में घूम फिर सके और एंजॉय कर सके। ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो। निर्मला के ऐसा कहते ही गाड़ी फिर से हाईवे पर दौड़ने लगती है, जहाँ खिड़की के बाहर ठंडी हवा आ रही होती है। तभी मनोहर सभी लोगों से कहता है, वैसे मैंने आज तक तुम लोगों को नहीं बताया, लेकिन मेरा हमेशा मन था कि मैं तुम लोगों के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाऊं, लेकिन मेरी जिम्मेदारियों ने कभी मुझे इसका मौका ही नहीं दिया। अरे समधी जी, आप चिंता मत कीजिए, अब आप हमारी वैनिटी वैन में आ गए। अब आपका हर सपना पूरा होगा।
बातें करते हुए वो लोग लंबे सफर पर निकल जाते हैं। शाम को अचानक गाड़ी एक बीच के सामने रुकती है। सभी लोग खिड़की से बाहर समंदर के किनारे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब प्रताप कहता है, भाई हमारी मंजिल आ गई है, चलिए हम लोग नीचे उतरते हैं। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मनोहर प्रताप के साथ आगे बढ़ता है और सबसे पहले नीचे रेत पर कदम रखता है। कदम रखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर एक एक करके सभी लोग नीचे उतरते हैं। तभी अंजलि अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर कहती है, क्या हुआ पिताजी? इस खुशी के मौके पर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? कुछ नहीं बिटिया रानी, कुछ नहीं। आज इस रेत पर नंगे पैर पड़ते ही मुझे आजादी का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे वक्त ने मुझे सारी जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया हो। पिताजी, मैं भी आपके साथ आपका हाथ पकड़कर 4 कदम चलना चाहती थी, लेकिन मुझे भी आपकी जिम्मेदारियों का एहसास था, इसीलिए आपसे कभी जिद करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब मैं जिंदगी भर आपके साथ रह सकती हूँ और आपके साथ समय बिता सकती हूँ। ये सुनकर पीछे खड़े सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी राज कहता है, अरे अंजलि, अब बातें ही करती रहोगी या फिर इस सनसेट का मजा भी लेना है? चलो ना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलते हैं। इतना कहकर वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलने लगते हैं। और फिर शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था, पूरा परिवार छत के डेक पर बैठा था। वहीं मनोहर भी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे झील का नजारा देख रहा था। सुमन और निर्मला भी एक दूसरे से बातें करते हुए मॉकटेल पी रही थी। तभी दूसरी तरफ रास्ते में खड़ी अंजलि कहती है, राज, आज मेरा सपना सिर्फ पूरा नहीं हुआ, बल्कि वो उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर हो गया है। क्योंकि ये सपना अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका है। ऐसे ही सभी परिवार वाले वहाँ 3 दिन का स्टे लेते हैं और खूब मस्ती और मजा करते हुए 3 दिन बिताते हैं। और अगले दिन अपने वैनिटी वैन में एक बार फिर से अपने अगले सफर के लिए सड़क पर निकल पड़ते हैं।